करते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन की इस न्यू सीरीज को, जहां पे आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं दोस्तों यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं याद रखना न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 26-27 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है, सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले दोस्तों। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग को कवर अप करना है जो कि आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। एक भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसको हम छोड़ने वाले हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं रहेगा। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करते हुए हम लोग एक एक चीज को कवर करेंगे। ईमानदारी से अगर वीडियो लेक्चर देख लिया और साथ में अगर आप लोगों ने मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए तो 100 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी के फॉर्म में, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सैंपल पेपर भी इंक्लूडेड है, माइंड मैप, आंसर की, टॉपर्स की शीट, सब कुछ आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आज ही ऑर्डर करें क्योंकि एंटायर वीडियो लेक्चर इसी पे ही बना हुआ है और आप लोग को सेशन के एंडिंग तक के मैं सारी चीजें मेरी इस बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ साल भर पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से मेरी इस बुक के साथ आप लोग प्रिपरेशन करते हुए चले। मेरी गारंटी देता हूं 100 मार्क्स आसानी से आने वाले हैं। बस आपको वीडियो लेक्चर को ईमानदारी से फॉलो करना है और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे इस क्वेश्चन बैंक से करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैक्सिमम टाइम फिजिकल एजुकेशन में आते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आज ही ऑर्डर करें अमेज़न के थ्रू। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सीधी बात अगर मैं करूं इस चैप्टर के बारे में तो चैप्टर का नाम क्या था? चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। तो सीधी बात है, बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में लेकर आए तो किस तरीके से उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएंगे, इसके बारे में पढ़ना है। वुमेन एंड स्पोर्ट्स तो सीधी बात है कि वुमेन अगर स्पोर्ट्स की फील्ड में आती है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करती है तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को उसको फेस करना पड़ेगा या क्या हो सकता है, एंटायर इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करने वाले। बट क्लियर कर देता हूं, बस चैप्टर के अंदर याद रखना चिल्ड्रन के बारे में ना के बराबर बातचीत है। मैक्सिमम बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन के बारे में होने वाली है। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई दोस्तों कि स्पोर्ट्स एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपकी एंटायर लाइफस्टाइल को ही चेंज करके रख देता है। इसके थ्रू फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सभी चीजें आप लोग की बेटर होती है स्पोर्ट्स के दम पे। तो स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एज ग्रुप के लोगों के मोटर डेवलपमेंट को करना है तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो बेसिक्स है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या होता है। मतलब क्या जिंदगी में कौन कौन से आप लोग को पहलू देखने को मिलते हैं। बच्चा पैदा हुआ है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और बूढ़ा हो रहा है, तो इस बीच में कौन कौन सी कैटेगरी को क्या कहते हैं। जैसे अगर बच्चा 0 to 1 ईयर के बीच में तो इन्फेंट कहलाएगा, टॉडलर कहलाएगा दोस्तों जब वो 2 to 4 ईयर का है, चाइल्ड कहलाएगा दोस्तों जब वो 5 to 12 ईयर का है, टीनेज जिसमें आप सभी लोग आते हो वो 13 से 19 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एडल्ट आएंगे दोस्तों 20 to 39 के बीच में। फिर आता है दोस्तों मिडिल एज एडल्ट जो कि 40 से 59 के बीच में है। और सीनियर सिटीजन जो आते हैं दोस्तों वो 60 प्लस आते हैं। कई बुक्स के अंदर 65 प्लस एज लिखी रहती है, तो वो भी सही है, ये भी सही है, बात एक ही है, टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक सा डेटा आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है दोस्तों कि आखिर WHO की तरफ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप सभी लोग के लिए आई है जो हमको देखना है एक्सरसाइजेस के लिए। आप बोलोगे भाई इस टॉपिक के अंदर है क्या? तो इस टॉपिक के अंदर बेसिक लेना है जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ना एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज की गाइडेंस दे दिया हर एक एज ग्रुप के लोगों के लिए कि अगर आप बच्चे हो, बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, बूढ़े बुजुर्ग देखिए होता है मतलब जवान हो, तो आपको उस एज कैटेगरी के अंदर कौन सी एटलीस्ट इन एक्सरसाइज को तो करना ही चाहिए जिससे आप फिजिकली फिट रह सको। तो उसके बारे में गाइडलाइंस उन्होंने दिए कि भाई इस एज ग्रुप को ये करना है, ये करना चाहिए, ऐसे स्लीप साइकिल लेना है, इन चीजों से दूर रहना है, इस तरीके की सारी चीजें उन्होंने अपने एंड से आप लोग को बताया। तो एग्जामिनेशन में कई बार आता है, मेनली ये 4 फैक्टर में डिवाइडेड है। अगर बच्चे 5 साल से छोटे तो उनके लिए कौन सी टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर आप चाइल्ड या एडोलेसेंस के एज में आते हो मतलब 5 to 17 की एज में हो तो क्या करना चाहिए, 18 to 64 के एज ग्रुप में मतलब एडल्ट वाली कैटेगरी अंदर तो क्या करना चाहिए, या अगर आप लोग मैं कह सकता हूँ सीनियर सिटीजन हो तो कौन सी एक्सरसाइज को आप लोग को फॉलो अप करना चाहिए जिससे आप लोग फिजिकली फिट रह सको। अब आप बोलोगे भैया WHO को यार मतलब क्यों इतनी खुजली हो रही है कि वो लिए दिया आपको कह रहा है कि एक्सरसाइज करो, बढ़िया चिल करो, बैठे रहो, पड़े रहो, फ्राइज खाओ, जिंदगी जियो, ये एक्सरसाइज करने की क्यों जरूरत है? एक्सरसाइज हमें इसलिए करना चाहिए दोस्तों जिससे कि आप लोग फिजिकली फिट रह पाते हो, आपकी लाइफ और ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है, आप अच्छे दिखने लग जाते हो, आपको बॉडी का पोस्चर अच्छा हो जाता है, आप डिसीजेस से दूर रहते हो। यही मेन एम है दोस्तों WHO का। स्पेशली इसके अंदर जो सबसे मेन एम है वो ये है कि आप हेल्दी रहो और साथ में
दुनिया भर की जितनी भी क्रोनिक डिसीजेस है, लाइक डायबिटीज हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, ओबिसिटी हो गया दोस्तों, इन सब से आप दूर रहो, क्योंकि इस एज ग्रुप्स के अंदर ना ओबिसिटी वगैरह, स्पेशली इंडिया के अंदर आप देखते होंगे हर तीसरा इंसान जो है, हर तीसरा क्या यार, हर 3 में से 2 इंसान तो मोटे ही आपको दिखेंगे। और इंडिया में तो एक अलग ही कैटेगरी चल रही है कि खाते पीते घर के हैं, मतलब स्ट्रांग है, मतलब सबसे ज्यादा बीमार इंसान वो है जिसका पेट आप लोग को उसके शरीर से 2 इंच 4 इंच बाहर दिख रहा है। जितने आप लोग यार स्लीक बॉडी आपकी रहेगी, जो आज के टाइम में आप लोग जेनजी वर्ड यूज कर रहे होंगे, विराट कोहली जैसी एस्थेटिक बॉडी, उतना ज्यादा आप लोग फिजिकली फिट रहोगे। या मस्कुलर बॉडी अगर आप बना रहे हो तो भी वो बॉडी आप लोग की फिट कहलाती है। आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, आपका शोल्डर ब्रॉड रहना चाहिए, तब आप जाके फिजिकली फिट दिखोगे। अब आप कहोगे कि भैया इसके अंदर ये सारी हमको एक्सरसाइज की गाइडलाइंस को याद करना है कि जी देखो, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, आप लोग को ना थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा, या आप लोग ने नोट्स अगर मेरे डाउनलोड कर लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसमें सब चीज गिवन है। तो बेसिकली आप लोग को ना थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, फैक्चुअल डेटा है कि इस एज ग्रुप के अंदर क्या करना चाहिए, इस एज ग्रुप के अंदर क्या करना चाहिए, ऐसी चीज है। तो इसलिए बाद में रोना नहीं कि भैया यार थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है टॉपिक। बोरिंग नहीं है, थोड़ा फैक्चुअल डेटा है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है। अब इसमें भी अलग अलग एज ग्रुप के लिए देख लेते हैं। अगर आप 1 साल से कम हो तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, स्क्रीन टाइम में आप लोग को दूर रखना है अपने आप को। दूसरी चीज स्टोरी टेलिंग हो गया, रीडिंग वगैरह, इन सब में फोकस कराना है उन लोगों को। थोड़ी बहुत आप लोग फिजिकल एक्टिविटी उनसे करवा सकते हो, स्पेशली फ्लोर बेस्ड, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं वो, इसलिए एटलीस्ट 30 मिनट आप लोग टमी टाइम दे सकते हो उनका। साथ में यार यहाँ पे स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उनकी ग्रोथ जो है ना सबसे ज्यादा सोने से आती है, मतलब उनको खाना पीना और सोते रहना, बस बिल्ली की तरह रहते हो। तो अगर आप लोग इस एज ग्रुप के अंदर आते हो और अगर आप 3 महीने तक के बच्चे हो तो दोस्तों एटलीस्ट 14 to 17 आवर्स के आपको स्लीप लेना है, 12 to 16 आवर्स की स्लीप लेना। अगर आप 4 to 11 मंथ के बच्चे हो, और ये क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ना ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार बच्चा उठ रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो ऐसे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। अगर आप 1 से 2 साल के बीच में आते हो तो लगभग वही चीज आप लोग को यहाँ पे भी करनी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 180 मिनट के एटलीस्ट डिफरेंट टाइप की फिजिकल एक्टिविटी छोटे बच्चों को करवाना है। अब चाहे वो थ्रोइंग टाइप का कुछ करा लो, या बॉल पकड़वाना सिखवा दो, या झुंझुना पुनपुना पकड़वा दो, कुछ भी कराओ, लेकिन करवाना है जिससे कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हो, क्योंकि छोटे बच्चे फाइन मोटर्स, मतलब ये छोटी छोटी मसल्स रहती है ना, इनका डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। साथ में इस एज ग्रुप के बच्चों को एटलीस्ट 11 से 14 घंटे की प्रॉपर गुड क्वालिटी स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर नैप्स लेना जरूरी है। और एक चीज याद रखना, स्क्रीन टाइम से दूर रखना है इस टाइप के कैटेगरी के बच्चों के लिए। लेकिन आज के टाइम में हमारे इधर के मम्मी पापा लोग ऐसे हैं कि बच्चों को ध्यान ही नहीं देते हैं, दे देते हैं उनको हाथ में उनको मोबाइल, और फिर वो लोग बिजी हो जाते हैं। मम्मी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर मैं 3 से 4 साल के बच्चे की अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, तो लगभग आपको काम वही सब करवाना है उससे, कि आप कोशिश करो कि उसको सीखना, आप कोशिश करो कि उसको स्टोरी टेलिंग कराओ। भाई उससे क्या ना, कहानी किस्से से बच्चे को बड़ा मजा आता है। इसके अलावा उसको पढ़ना सिखाने की कोशिश करो। अब इस कैटेगरी के अंदर 1 घंटे का आप स्क्रीन टाइम दे सकते हो। देखो WHO कह रहा है 1 घंटे का, मतलब इसमें कार्टून दिखा दो या कुछ वैल्यूएबल चीज दिखा दो जिससे वो सीख सके। साथ में दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग को 180 मिनट की एटलीस्ट वेरियस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज करवाना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इन छोटे बच्चों के लिए। एक और चीज याद रखना दोस्तों, इस 180 मिनट के अंदर ना एटलीस्ट 60 मिनट की मॉडरेट टू विग्रस इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटीज आपको करानी है। ऐसा नहीं कि डंबल डंबल उठा देना, थोड़ा बहुत मतलब रनिंग करवा दी उनसे, या उनको बोले कि चलो ऐसा जंप करके दिखा दो, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ विग्रस फॉर्म की हो जाएगी उनके लिए। इसके अलावा अभी भी बच्चा छोटा है तो 10 से 13 घंटे की क्वालिटी वाली स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम पे उनको उठाना है, टाइम पे सुलाना है, उनका स्लीप साइकिल बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है तो उनके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहेगी। तो जो भी फैक्चुअल डेटा है बस इतना सा आपको याद रखना है। अगले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप चिल्ड्रन या यूथ हो, 5 से 17 साल के बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, कैसी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होनी चाहिए, मॉडरेट टू विग्रेस होनी चाहिए दोस्तों। वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए एटलीस्ट। तो आपको 1 घंटे तो डेली एक्सरसाइज करना है। मैं जानता हूं आप में से मैक्सिमम लोग इसी एज ग्रुप के अंदर हो, तो यार अपने लिए दिन भर में 1 घंटा तो दिया करो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, वो आपको ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट देंगी। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या करना है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बताता हूं मैं आप लोग को। इसके अलावा दोस्तों 1 घंटे का आप लोग को ये सेशन रखना है, या फिर 30 मिनट के 2 सेशंस आप रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। इसमें आप लोग एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। इसमें आपको जिम जाने की बात नहीं हो रही है, आप क्या कर सकते हो, पुशअप्स पुलअप्स कर सकते हो खुद से, या फिर आपका जो बॉडी वेट है उसके थ्रू आप लोग डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, या फिर टर्निंग, ट्विस्टिंग, इस टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग को बेनिफिट्स मिलने वाले,
आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए, इस एज ग्रुप के अंदर अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब बोन्स और मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आप बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा फिट दिखोगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट कंट्रोल और मोटर लर्निंग करना है तो उसके लिए भी बेनिफिट देता है आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर दोस्तों। इसके अलावा ये आपको ये बॉडी को हेल्दी रखने का काम करता है। साथ में अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करोगे दोस्तों तो याद रखना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पाओगे, स्ट्रेस से दूर रहोगे, एंजाइटी से दूर रहोगे, हमेशा खुश रहने की कोशिश करोगे, डिप्रेशन से दूर रहोगे, सोशल हो जाओगे, लोगों के साथ बात करना सीख पाओगे, इंटीग्रेट होना सीख पाओगे लोगों के साथ आसानी से, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होगी। और फिजिकल एक्टिविटीज में आओगे तो पक्का गारंटी कि आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये हेल्दी बेनिफिट्स भी तो देगा ना दोस्तों। इसके थ्रू आप लोग टोबैको, अल्कोहल और गंदी चीजों से हमेशा दूर रहोगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा जो आपको एक्टिविटीज करना है भाई, आप लोग स्पोर्ट्स खेल सकते हो, रिक्रिएशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन के बारे में सीख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एडल्ट के बारे में, जो कि 18 to 64 ईयर की एज ग्रुप के बच्चे के लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए, इसमें जो इंटेंसिटी होनी चाहिए मॉडरेट टू विग्रेस होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज के टाइप क्या होंगे, यहाँ पे आपको मसल ट्रेनिंग करना है। जैसे आपका 18 प्लस आप हो जाओ उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। अब आप वजन उठा सकते हैं, जिम शिम जाइए, बॉडी बनाइए अपनी। इसके अलावा आप लोग एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर आप लोग एटलीस्ट याद रखना आप लोग को 150 to 300 मिनट पर वीक आप लोग को मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करना है, या अगर आप चाहो तो 75 to 150 मिनट पर वीक विद इन विग्रेस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। दोनों में से जो आपको ज्यादा बेटर लगे वो करने की कोशिश आपको करना है। ये पर वीक की बात हो रही है। और जो भी आप लोग एक एरोबिक एक्टिविटी कर रहे हो एटलीस्ट वो 10 मिनट की होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि भैया ये जो बड़े हो चुके हैं बच्चे, मतलब टीनेज नहीं रहे, इसमें जो मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है ये कितना करना है, एटलीस्ट कम से कम आपके दिमाग में आ रहा होगा मिनिमम कितना करना है, तो एटलीस्ट 2 दिन तो आपको मसल ट्रेनिंग करनी चाहिए हफ्ते में, इससे कम आपको नहीं जाना है। इसके अलावा इसके बेनिफिट क्या है, सीधी बात है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करने के दम पे आप लोग डिफरेंट टाइप की जितनी भी क्रोनिक डिसीजेस है उन सबसे दूर रहोगे, चाहे ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बैक पेन हो गया, इन सबसे आप लोग दूर रहोगे। साथ में दोस्तों याद रखना किसी भी टाइप का आप लोग को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही किसी भी टाइप की कोई भी डिसीजेस आप तक पहुंच पाएगी, क्योंकि आप लोग हेल्दी रख रहे हो अपनी बॉडी को, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। इन सब के अलावा दोस्तों एक चीज याद रखना कि यार जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसके दम पे ना नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, इनका होने का जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। आप स्ट्रॉन्गर दिखोगे, आपकी बॉडी का पोस्चर बढ़िया हो जाएगा, आप गुड लुकिंग वाले पोस्चर में आ जाओगे, यंग दिखोगे आप बाकियों के कंपेयर में, और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, बॉडी के अंदर एंडोरेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। अब कौन सी एक्टिविटी कर सकते हो, तो वैसे तो देखो जिम जा सकते हो, या फिर इसके अलावा डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, या फिर वेट ट्रेनिंग, या फिर डांसिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो। ऑक्यूपेशनल वर्क भी इसके अंदर कंसिडर हो जाएगा, हाउस होल्ड वर्क भी इसके अंदर कंसिडर हो जाएगा, लाइक कार वॉश कर रहे हो या गार्डनिंग कर रहे हो, या फिर आप लोग कोई भी डिफरेंट टाइप के गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, लाइक क्रिकेट अच्छा लग रहा है, फुटबॉल अच्छा लग रहा है, जो सही लगता है आप लोग को वो आप लोग कर सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग को करते हुए चलना है, और ये सभी के सभी बेसिक डेटा आप लोग को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो रहने वाली है हमारे बुजुर्ग लोग, ओल्ड एज वाले लोग, इनके लिए क्या करना है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे मॉडरेट टू विग्रेस होनी चाहिए, टाइप ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखा जाए तो मसल ट्रेनिंग आपको यहाँ पे भी करना है, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे भी करना है, लेकिन जो एक चीज सबसे ज्यादा स्पेशली यहाँ पे एड ऑन हो रही है इस एज ग्रुप के लोगों के लिए वो है बैलेंस इनहैंसिंग एक्सरसाइज। क्योंकि बुजुर्ग हो चुके हैं, उस टाइम पे क्या होता है ना, बॉडी चल नहीं पाती अच्छे से, तो वो लोग ऐसे ऐसे हिलते हैं या फिर उनकी बॉडी हिलने लग जाती है, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते, कभी भी गिर सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम लोग को यहाँ पे बैलेंस इनहैंसिंग एक्सरसाइज उन्हें करवानी चाहिए। बाकी अगर आप देखे जाए तो यहाँ पे एरोबिक एक्टिविटीज कितनी करना है आप लोग को, तो 150 to 300 मिनट पर वीक सेम वैसे ही रहने वाला है जैसे आप लोग को एडल्ट के लिए था। सेम इंटेंसिटी अगर मैं बात करता हूँ विग्रेस की, तो वो आप लोग की होने वाली है 75 to 150 मिनट पर वीक की दोस्तों। एटलीस्ट एक एरोबिक एक्टिविटी 10 मिनट की आप लोग को देखने को मिलने वाली। इसके अलावा आप कहोगे मसल ट्रेनिंग करवाना है बुजुर्ग लोगों को, यार वो तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी मसल्स कहीं टीयर अप ना हो जाए, तो याद रखना मसल ट्रेनिंग कराना है, लेकिन उनसे हैवी वेट या हैवी लिफ्टिंग आपको नहीं करवाना है, क्योंकि मसल्स जो टिश्यूज है वो भी थोड़े कमजोर हो गए। लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, अदरवाइज बुजुर्ग इंसान अगर थोड़ी बहुत भी मसल ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो उनकी मसल्स और ज्यादा कमजोर हो जाएगी।
तो मसल ट्रेनिंग उनको यहाँ पे करनी है। अब कितने दिन कर सकते हो, देखो मैक्सिमम तो वही बात है कि यार 5-6 दिन कर लो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट आप लोग को 2 दिन तो करना ही है। अब आप कहोगे कि बैलेंस एनहांसिंग एक्टिविटीज क्या आती, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ओल्ड एज लोग जो होते हैं ना, उनकी मोबिलिटी जो है या बॉडी की स्टेबिलिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती, वो लोग ना बार बार गिर जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते। तो इस वजह से उनके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की बैलेंस एनहांसिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। अगर वो इस एक्टिविटीज को करेंगे तो गिरने से हमेशा बचेंगे और अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख पाएंगे। इसे हमें एटलीस्ट 3 दिन मिनिमम से मिनिमम पर वीक कराना, मैक्सिमम जितना मतलब वही 6 डेज करा लो, लेकिन मिनिमम तो 3 दिन कराना ही है। इसके अलावा कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे उनको अगर ये फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं? WHO के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि यार रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से उनके अंदर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से दूर रहेंगे, चाहे वो हार्ट डिसीज हो, कैंसर हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, या ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम हो, या फिर डिप्रेशन हो, इन सब से वो लोग हमेशा दूर रहेंगे। साथ में दोस्तों मसल्स भी स्ट्रांग हो रही है, बोन्स भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो रही है, फ्रैक्चर जैसे प्रॉब्लम से वो लोग दूर रहेंगे, कार्डियो रेस्पिरेटरी मस्कुलर फिटनेस उनके अंदर आने वाली है, मतलब उनका हार्ट लंग्स हेल्दी रहेगा, हेल्दी बॉडी कंपोजिशन उनके अंदर हो जाएगा। मतलब देखो अनहेल्दी कैसा होता है कि लाइक आपका पेट निकल चुका है, बहुत सारा चर्बी हो गई है, आप बहुत ही दुबले हो, जिसमें कि आप लोग की बॉडी के अंदर मतलब एकदम खत्म केटीएम बॉय टाइप दिख रहे हो, तो एक किस्म से अनहेल्दी बॉडी कंपोजिशन होता है। हेल्दी बॉडी कंपोजिशन जिसमें कि आप लोग का बॉडी जो है ओवरऑल आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रक्चर में दिख रहा है, आपकी बॉडी मस्कुलर दिख रही है, तब आप लोग सबसे बेस्ट पोस्चर के अंदर दिखते हो। बाकी सारी वही चीज है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जितने भी होते हैं दोस्तों, उनसे होने का रिस्क आप लोग का कम हो जाएगा। साथ ही साथ डिप्रेशन से दूर रहोगे और कॉग्निटिव डिक्लाइन आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ये चीज बेसिक है, इसको मालूम होना चाहिए आप लोग को। कौन सी एक्टिविटीज करवाना है, देखो जो चाहो आप करा सकते हो, वेट ट्रेनिंग करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, आप डांसिंग करवा दो, जैसे सेम वहां पे था ना वैसे ही ऑक्यूपेशनल वर्क करा लो, हाउस होल्ड वर्क करा लो, जिसमें कार वॉश, गार्डनिंग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। कई बार एग्जाम पे आता है कि यार जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कौन सी स्पेशल टाइप की हमको एक्सरसाइज करानी चाहिए, तो वो गार्डनिंग सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वॉकिंग, साइकिलिंग आप करा सकते हो, या फिर आप लोग कोई प्लांट एक्सरसाइज कर सकते हो पूरी फैमिली के साथ मिलकर। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो WHO ने आपको बताया है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भैया ये सब चीजें याद करनी है कि जी, थोड़ा सा ना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि याद करने टाइप का टॉपिक आप लोग को एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये रहे सभी के सभी क्वेश्चन जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आए हैं। तो इन सब का प्रॉपर आंसर्स आप लोगों को मेरी बुक के अंदर मिल जाएगा, इस चैप्टर के या यूनिट नंबर 2 में ओपन करेगा, इन सब के क्वेश्चंस आप लोग को प्रॉपर वे में इसका आंसर बुक के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो रहने वाला है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। अब देखो कॉमन पोस्चर मतलब नॉर्मल पोस्चर क्या है, जैसे मैं खड़ा। अब कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी क्या है कि मैं ऐसा खड़ा हूं समझ गया ना, पुष्पराज झुकेगा नहीं, अरे भाई तू झुकी गया है भाई, कैसी बात कर रहे हो, तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो गई है। मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले देख लेते हैं पोस्चर होता क्या। पोस्चर मतलब एक बॉडी का प्रॉपर अलाइनमेंट, जहां पे आप लोग मतलब बिना किसी स्ट्रेस के साथ खड़े हो। एग्जांपल के तौर पे 2 पैर में हम आसानी से खड़े रह सकते हैं, एक पैर में मैं ऐसे खड़े रहूंगा तो हो सकता है मेरे एक पैर में ज्यादा स्ट्रेस आएगा, थोड़ी देर में मैं गिर जाऊंगा। अभी जो मैं खड़ा हूं ये प्रॉपर पोस्चर है। अब ये प्रॉपर पोस्चर नहीं है, तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है कि पोस्चर इज एन अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी एंड द पोजीशन ऑफ इट्स लिम्ब व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग, वॉकिंग एंड लाइंग। तो हर एक इंसान एक टाइम के अंदर आप लोग एक डिफरेंट पोजीशन के अंदर रहते हो, जिसमें कि आप लोग यार बिल्कुल मतलब आसानी से खड़े हो सकते हो बिना किसी दिक्कत के साथ। वो आप लोग का एक बेस्ट पोस्चर कहलाता है। जैसे भैया ये खड़े हुए भी, साइड से भी देखो तो ऐसे, अगर मैं इनको अब देखूं ये झुक चुके हैं, सामने आ चुके हैं, तो ये बैड पोस्चर है और ये गुड पोस्चर कहलाता है। गुड पोस्चर और बैड पोस्चर के बीच में डिफरेंस यही है, जो भी पोस्चर में हो आप, जैसे चेयर में बैठे भी हो, एक प्रॉपर में भी बैठे हो तो गुड पोस्चर है। हम मान लो आप लोग चेयर में भी ऐसे उटपटांग कुछ खतरनाक तरीके से बैठ गए जिसमें कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, तब वो बैड पोस्चर के अंदर आएगा। अब गुड पोस्चर क्या है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी होगी। गुड पोस्चर वो पोस्चर होता है जहां पे बॉडी प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहती है और किसी भी तरीके का कोई फैटीग नहीं आता है। अब पोस्चर के अंदर आप लोग को 2 टाइप के पोस्चर देखने को मिलते हैं दोस्तों, एक होता है डायनेमिक पोस्चर, दूसरा होता है स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर मतलब जहां पे पर्सन जो है अपने आप को बिना मूव करवाए किसी एक पोजीशन में होल्ड करके रखा है, लाइक सोते टाइम हो गया या खड़े रहते टाइम हो गए या फिर आप लोग बैठते टाइम देखने को मिल रहा है। डायनेमिक पोस्चर की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आएंगे लाइक जब आप वॉक कर रहे हो तो उस दौरान आप लोग कैसे वॉक कर रहे हो। डायनेमिक पोस्चर में अब ऐसे पोस्चर में जाओगे तो दिक्कत होगा। नॉर्मल पोस्चर क्या है, वॉकिंग करने का जो रहता है नॉर्मल सब लोग का, तो वो कहलाता है डायनेमिक पोस्चर। अब बात करते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी क्या होता है, देखो जैसे मैं नॉर्मल ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा कोई
पोस्चरल डिफॉर्मिटी है नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो आप बोलोगे अरे ये तो कुछ दिक्कत दिख रहा है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी पोस्चर के अंदर दिक्कतें आती है उनको हम लोग कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। अब कौन कौन सी होती है उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आप लोग को देखने को मिल रहा है स्पाइन के अंदर कर्वेचर, वो कहलाता है काइफोसिस। काइफोसिस एक ऐसा टाइप का डिसऑर्डर है जहां पे देखो नॉर्मल इंसान की स्पाइन ऐसी है, लेकिन काइफोसिस वालों की ऐसी हो जाती है। मतलब ये वाला जो रीजन है ना, ये आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड हो जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों कि जो काइफोसिस है एक किस्म से फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ बैक के तौर पे देखने को मिलता है उस रीजन के अंदर। तो आपको एक डायग्राम बना लेना है। इसको हम लोग हंचबैक के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में आता है। इसके अंदर अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हो तो आपकी स्पाइन के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ चुकी है, एक किस्म से अपर रीजन में कर्वेचर बन गया है, जिससे कि खड़े होने में चलने में बहुत दिक्कतें आती है। ज्यादातर गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं रहती है उनके अंदर आप लोगों ने काइफोसिस जैसा प्रॉब्लम देखने को मिला होगा। अगर आपने नहीं देखी हो तो नहीं भी देखी हो, तो अगर ऐसा टाइप का कोई इंसान दिख रहा है तो काइफोसिस से पीड़ित इंसान है। क्यों होता है, क्या कॉजेज है दोस्तों? तो एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से ये देखने को मिलता है, डेफनेस की वजह से हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई करते करते वो वैसे ही हो जाता है इंसान। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रिशन फूड की एब्सेंस की वजह से होता है। कई लोग क्या होता है ना, अपने जवानी में बहुत हैवी वेट सर पे उठा उठा के घूमते, जैसे बुजुर्ग महिलाएं जो गांव से आती है सब्जी भाजी लेकर, वो बहुत बड़ा एक मतलब क्या टोकरी वोकरी सर पे रख के लाती है, तो उस चक्कर में भी आप लोग पे हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग रात दिन ऐसे करके बैठकर पढ़ रहे हो उसके वजह से भी हो जाता है। कई लोग ऐसे ऐसे करके चलते हो उनकी वजह से भी आप लोग को ये देखने को मिलता है, या वीक मसल्स की वजह से आप लोग को ये प्रॉब्लम हो जाता है। अब कैसे आप लोग उसको ठीक कर सकते हो दोस्तों? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टिव मेजर्स है। अब आप खुद सोचो, ऐसे रहने चाहिए थे, आप ऐसे हो गए हो, तो अगर आपको ठीक करना है तो आपको करना क्या है? आप ऐसे हो गए ना, तो आपको पीछे वाली एक्सरसाइज करना है। जब भी हो सके तो आपको ज्यादा से ज्यादा पीछे जाना है, तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है पीछे। आप आगे हो चुके हो, अगर आप पीछे टाइप की एक्सरसाइज करोगे तो आप नॉर्मल हो जाओगे। तो वही चीज दोस्तों आप लोग को यहाँ देखने को मिल रही है करेक्टिव मेजर्स के अंदर, काइफोसिस के अंदर। तो इसमें आप लोग कर सकते हो क्या, एक सैंड बैग लो या फिर एक सपोर्टिव बैग लो, या फिर आप लोग जिम के अंदर आपने देखे होंगे एक बड़ी सी बॉल रहती है उसको ले लो और उसके पीछे ना कुछ इस तरीके से लेट जाओ, ठीक है ना, और उसमें स्ट्रेच करने की कोशिश करो, तो आप लोग ऐसे करके ठीक हो सकते हो। फिर एक्सरसाइज कर सकते हो नेक की विद दी सैंड बॉक्स के साथ, सैंड बैग के साथ, या आप लोग स्लिंग की हेल्प ले सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पे गले के पास में आपको स्लिंग लगा दिया गया, आपको करना क्या, आगे धक्का देना है और पीछे होना है, स्ट्रेच करना पूरा पीछे इस तरीके से, तब आप लोग इसको अपने आप से ठीक कर सकते हैं। या अगर आप चाहो तो कोई डिफरेंट टाइप के आप लोग आसन कर सकते हो, लाइक धनुरासन। धनुरासन में पूरी बॉडी पीछे की तरफ स्ट्रेच हो रही है, कंप्लीट ओवरऑल एक किस्म से आसन है जो कि स्ट्रेचिंग देने का काम करता है, तो काइफोसिस जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या फिर नव आसन भी आप लोग कर सकते हो, नाव की तरह, मतलब आप बोट की तरह पोजीशन में आ जाओ, सुपरमैन पोज भी कहते हैं इसको अंग्रेज लोग, है ना, जेंजी लोग। आप लोग ये भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप लोग ठीक हो जाओगे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई। तो देखो 3 स्पाइनल कर्वेचर है। पहला काइफोसिस पढ़ ली जिसमें आप आगे झुक चुके हो, दूसरा है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, ध्यान दिया जाए तो ये जो ये वाला हिस्सा है लंबर रीजन, ये आपका आगे की तरफ हो जाता है, आगे की तरफ, और जो आपका पूले है हिप्स है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। समझ गए ना आप लोग? आई होप क्लियर है। बागा वाली पोजीशन सेम वही आप लोग की कहलाती है दोस्तों लॉर्डोसिस का पोस्चर। लॉर्डोसिस है वो ना, ज्यादा दिमाग पे नहीं देना। तो वही चीज जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, जो काइफोसिस था अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो ये फॉरवर्ड राउंडिंग फॉर्म ऑफ स्पाइनल कर्वेचर है। ये कैसा है दोस्तों? तो ये है दोस्तों इनवर्ट वर्ड यूज आप लोग करना है। इनवर्ट कर्वेचर आप लोग को कहां पे, यहां पे नहीं, लंबर रीजन में आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहां पे, ठीक है ना। तो यही गलती कई लोग की हो जाती है। अब यार ये ज्यादातर किसको होता है? अब ये ज्यादातर उसको होता है दोस्त जो बहुत मोटे, आप देख लेना, बहुत ज्यादा मोटे लोग जो रहते हैं ना, आप देखो उनका पेट बाहर निकल चुका है, अब पेट के बल जाएंगे तो झुक जाएंगे, तो बैलेंस करने के चक्कर में ऐसे और भाई और भाई और भाई, और उनकी बॉडी हमेशा के लिए और भाई लॉर्डोसिस जैसी हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्डोसिस को हम लोग स्वैबैक के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग कई बार हाइपर लॉर्डोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों होता है दोस्तों? वीक मसल्स की वजह से, बैकबोन में अगर मसल स्ट्रांग नहीं रहता भी आपको हो सकता है। बहुत ज्यादा मोटे हो उसके वजह से आप लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप इम्प्रॉपर स्टैंड होते हो, मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े, कई लड़के रहते ना अरे भाई कैसे हो, तो वो ऐसे ही हो जाते हैं हमेशा। इसके अलावा अगर आप लोग यार ढंग से खा पी नहीं रहे हो तभी आप लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। या फिर कई बार क्या होता है ना, उठपटांग एक्सरसाइजेस करने की वजह से भी हो जाता है। आई होप क्लियर है। इसको ठीक करने के लिए कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टिव मेजर्स है। आप सेटअप्स कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी पीजी होता है सेटअप्स। तो पश्चिमोत्तासन कर सकते हो दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी पीजी है। ये रहा, इसको हम लोग सिटिंग फॉरवर्ड बेंडिंग आसन भी कहते हैं। अब आप बोलोगे भैया करना क्या है, वापस से
काइफोसिस में आप आगे झुक गए, तो आप ऐसी एक्सरसाइज कर रहे थे जिससे आप पीछे हो जाओ, है ना, तो आप जानबूझ के पीछे जाने वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। अब लॉर्डोसिस में आप वैसे ही आगे हो चुके हो वैसे, तो अब ऐसी एक्सरसाइज करोगे जिसमें आप आगे आ पाओ, जिससे कि आप नॉर्मल हो जाओ, समझ रहे हो ना। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पश्चिमोत्तासन में आप फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज कर रहे हो। इसके अलावा आप लेग रेजेस कर सकते हो 90 डिग्री पे, जैसे ऐसे करा जा रहा है, ऐसे करके भी ये ठीक हो जाता है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके के पोजीशन में लेट कर यहाँ पे आप लोग एक पिलो रख दो, मतलब अपना पैर इधर रखिए और बॉडी को पूरा उस तरफ ट्विस्ट करिए पूरा, तो भी आप लोग का ठीक हो जाएगा। अगली बात करते हैं लास्ट हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी दोस्तों, जिसका नाम है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में देखो क्या है, जैसे अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, काइफोसिस में आप आगे आ गए थे, लॉर्डोसिस में आप फिर इधर चले गए थे, आई होप क्लियर है पीछे की तरफ। स्कोलियोसिस में ऐसी कुछ कंडीशन नहीं होती, अगर आप पीछे खड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे देखो ये नॉर्मल स्पाइन, जैसे मेरी भी स्पाइन है, आपकी स्पाइन ऐसी चौक एकदम सीधी, लेकिन जिनको स्कोलियोसिस हो जाता है ना, उनकी स्पाइन जो है वो हल्की से ट्विस्ट हो जाती है कुछ इस तरीके से, एस शेप में या सी शेप के अंदर। उसे कहते हैं दोस्तों स्पाइनल कर्वेचर। किस टाइप का? लेटरल शिफ्ट वाला। देखो लेटरल शिफ्ट हो गया ना, देखो स्पाइन आपकी इधर और इधर खसक गई है, तो एक किस्म से ये जो प्रॉब्लम है इसको कहलाता है दोस्तों स्कोलियोसिस। आई होप क्लियर है। तो ये भी किस्म की डिफॉर्मिटी है जो कि चलते टाइम में बड़ी दिक्कत देती है ना। कई लोग क्या होता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे चलने वाले लोगों को भी ये ज्यादातर हो जाता है स्कोलियोसिस। क्यों हो रहा है दोस्तों? कई बार क्या होता है, कई लोग एक शोल्डर में ज्यादा बर्डन रख देते हैं, कई बार ना क्या होता है, लोग छोटे बड़े पैर होने की वजह से भी ये हो जाता है वैसे तो देखा जाए, लेकिन कई बार क्या ना जानबूझ के लोग ऐसा डक वॉक करते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। बोन डिसीजेस की वजह से हो जाता है, इम्प्रॉपर पोस्चर की वजह से भी हो जाता है ना, कि और भाई एकदम संजू बाबा बन गए, है ना, वैसे चल रहे तो भी स्कोलियोसिस हो सकता है। और वीक मसल्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। पुशअप्स आप लोग को करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे टाइप की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप ठीक हो सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप क्या करो, जिस तरफ में आप लोग को यार डिफॉर्मिटी हो गई है उसके अगेंस्ट में आप लोग एक पिलो रखकर सो जाओ, कुछ इस तरीके से। जैसे भैया सोए हुए, ये रहा हुआ एक पिलो जो आपने यहाँ पे बांध लिया और सो गए, ठीक है ना। मास्क पहनना नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे आप लोग को करना है जिससे कि आप लोग स्कोलियोसिस जैसी प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हो। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़े, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। ये तीनों की तीनों स्पाइनल कर्वेचर्स थी, ये हेल्दी कर्वेचर है ना, जो हम सबका है। लेकिन जिनको लॉर्डोसिस वाला प्रॉब्लम था, उनका क्या था, लंबर रीजन से वो आगे की तरफ इनवर्ट बैंड हो गए थे। काइफोसिस वाला प्रॉब्लम था, उनका अगर मैं देखूं तो ऊपर वाले स्पाइन में एबनॉर्मलिटीज आई और फॉरवर्ड वो बेंड हो गए। आई होप क्लियर है। स्कोलियोसिस में क्या हुआ, उनकी जो स्पाइन थी वो लेटरल शिफ्ट हो गई कुछ इस तरीके से। तो ये एग्जामिनेशन में कई बार आता है, आपको ये डायग्राम्स बनाने सो दैट अच्छे नंबर आप सभी लोग को मिल पाए। तो ज्यादा लोड ना लेना, बेसिक डायग्राम बनाना है और कुछ खास नहीं। अगली जो डिफॉर्मिटी है दोस्तों, इसका नाम है नॉक नी। नॉक नी नाम से समझ में आ रहा है, नीज एक दूसरे से पक्का टकरा रही होंगी, नॉक नॉक कर रही होंगी। अब ध्यान से देखो, ये नॉर्मल अलाइनमेंट है हमारे पैरों का, इसके बीच में छोटा सा गैप आप लोग को देखने को मिलता है। अगर आप खड़े हो ना, नॉर्मल पैरों को करीब कर चेक कर सकते हो कि आप नॉर्मल हो कि नहीं। अगर आपकी नीज टकरा रही है एक दूसरे से नॉर्मल खड़े होते हुए, इसका मतलब ये है कि नीज एक दूसरे को नॉक नॉक कर रही है और आपको नॉकनी वाला प्रॉब्लम। अब आप खुद सोचो, आपकी नीज एक दूसरे से टकरा रही है, तो चलते टाइम भी जब टकराएगी ना, तो वॉकिंग करते टाइम और रनिंग करते टाइम बहुत दिक्कत आती है नॉकनी वाले प्रॉब्लम वाले लोगों को। तो नॉकनी क्या होता है, ध्यान से देखिए, ऐसे टाइप की डिफॉर्मिटी जहां पे दोनों नीज एक दूसरे को टच या नॉक करने लग जाती है नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में ही। अब कॉजेस क्या है दोस्तों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है, मोटापे की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। कई लोग को जो फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम रहता है, अभी देखेंगे फ्लैट फुट क्या होता है, उन लोग को भी ये नॉकनी वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों। कई लोग ऐसे रहते हैं दोस्तों जो यंग एज में, जो मतलब आप है ना, टीन एज वाले लोग, वो लोग क्या करते हैं उस टाइम में ना, वेट लिफ्ट वगैरह करना शुरू कर देते बेफिजूल। इसलिए मना किया जाता है कि 17 से पहले मत करो एटलीस्ट वेट लिफ्ट। तो आप लोग को नॉकनी जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक करने का तरीका क्या है भाई, तो आप लोग यहाँ पे हलासन कर सकते हो। आप बहुत रईस खानदान से एकदम, है ना, मतलब पटौदी खानदान से, आपके यहाँ घोड़े वोड़े हैं बहुत सारे, तो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं आप लोग। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, नीज के बीच में ना एक पिलो रखकर सो सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो पद्मासन या फिर गौमुखासन जैसे डिफरेंट टाइप के आसन आप परफॉर्म करोगे तो भी आप ठीक हो जाओगे। तो ये सारी चीज याद रखनी है, बेसिक बेसिक। जैसे यहाँ पे नीज टकरा रही थी, अब क्या होता है, इसका अपोजिट वो है बो लेग। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये आप लोग का नॉर्मल अलाइनमेंट है बोन का। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अगर आपकी नीज दूर दूर हो जाए, ठीक है ना, एकदम नॉकनी के अपोजिट, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीज बहुत दूर दूर हो गई, तो उसे कहते हैं दोस्तों बो लेग। ऐसे टाइप का मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी जहां पे दोनों नीज जो है दोस्तों एक दूसरे से टच नहीं कर रही, उल्टा और ज्यादा ब्रॉड हो गई, वो कहलाती है बो लेग। आई होप क्लियर है।
कॉजेस क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस की कमी की वजह से, ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, जो इन्फेंट बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे, आप उनको खड़े करने की कोशिश करोगे ना, तो वो खड़े नहीं हो पाते अच्छे से, और अगर मतलब खड़े भी हो रहे हैं तो बो लैग आपको उनके देखने को मिलेंगे। एक बार ट्राई करके देखना आप अपने छोटे भाई बहन सॉरी बड़े भाई बहन के जो बच्चे हैं ना, मतलब जिनको चलना नहीं आता, उनको जानबूझ के खड़े करके देखना, ठीक है? तो आप देखोगे जब वो खड़े होने की कोशिश करेंगे तो बो लैग आपको उनके अंदर दिखेगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। रेमेडी क्या है दोस्तों इसकी? तो हमेशा याद रखना, प्रॉपर एक बैलेंस डाइट अगर आप कंज्यूम करोगे तो भी हो जाओगे ठीक। इसके अलावा दोस्तों आप लोग चाहो तो अर्ध चक्रासन या फिर गरुड़ आसन करोगे तो भी आप लोग ठीक हो सकते हो। अब देखो आपके नीज बाहर हो गए, अब ठीक करना है तो आप क्या करो, नीज को अंदर कर करके चलने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे मतलब अब नीचे समझ गया ना, मतलब नीज आपके बाहर होगा, अब जानबूझ के अंदर कर करके चलने की कोशिश करो तो भी आप लोग ठीक हो जाओगे दोस्तों। तो इनर एज को आप लोग को टच करते हुए चलना है, जिससे ये ठीक हो सकता है। आई होप क्लियर है। तो ये रहे आपके, मैं कह सकता हूँ ये नॉर्मल आप लोग का पैरों का स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहाँ पे नीज बहुत दूर दूर हो गई दोस्तों, इसको हम लोगों ने कहे थे क्या? बोलैक। तो बोलैक का एक और नाम है दोस्तों गेनु वरुम, है ना? कई बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दो तो नॉर्मल नीज एक दूसरे को अगर टच करने लग जाए, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक दूसरे को टच करे तो उसे हम लोग क्या कहते थे? नॉक नी। और नॉक नी का एक और नाम होता है दोस्तों गेनु वलगम। तो ये एग्जाम में कई बार आता है, किसको क्या बोलते हैं? ये बोलैक है और ये है नॉकनी। इनके नाम याद रखना, एग्जाम में कई बार आप लोग को पूछे जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना? चलिए बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट, वो है आप लोग का राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर और काइफोसिस में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, काइफोसिस में स्पाइनल कर्वेचर जो थी ना, आपकी स्पाइन वो आगे की तरफ बेंड हो गई थी, ठीक है ना? स्पाइन के अंदर डिफॉर्मिटी आई थी। लेकिन राउंड शोल्डर में क्या होता है, जो शोल्डर है ना आपके, वो आगे की तरफ आ जाते हैं। मतलब देखो ये नॉर्मल शोल्डर है मेरे, अब राउंड शोल्डर वालों को देखोगे तो ऐसे देखो, ऐसे देखेंगे ना, बहुत लंबे क्लास के एक लड़के होंगे जो एकदम ऐसे दुबले रहते हैं, वो ऐसे मिलता है, और भाई और भाई और मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। उन लोग को राउंड शोल्डर जैसा प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलता है। साइड पोज अगर देखोगे राउंड शोल्डर का, तो देखो नॉर्मल जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरे को नॉर्मल, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राउंड शोल्डर वाले को देखो, स्पाइन उनकी आगे नहीं आ रही है, उनके शोल्डर्स आगे, तो शोल्डर ऐसे आ रहा है, ऐसे। और भाई आकाश कैसे? और भाई, तो कुछ इस तरीके का आप लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो आप लोग को राउंड शोल्डर के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे शोल्डर जो है फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो जाते हैं दोस्तों। एक किस्म से माल फॉर्मेशन आप लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, कहाँ पे? आपके शोल्डर की जगह पे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो देखो कई बार क्या होता है ना, हेरिडिटी की वजह से भी हो जाता है, कि अगर आपके पापा या दादा को था तो आपको भी हो गया। कई बार क्या होता है ना, कई लड़के इंप्रेस करने के चक्कर में टाइट कपड़े पहन के आते हैं ना, जैसे मतलब उनको लग रहा है मान लो एम साइज, तो वो एक्सएल एक्सएस साइज का कपड़ा पहन लेंगे, उनको लगेगा कि यार टाइट कपड़े पहनूंगा। क्या बात है? यार निधि को लगेगा कि मेरी बॉडी शॉडी बहुत तगड़ी है। जब आप टाइट कपड़े पहनते हो तो उस वजह से भी आपको ये राउंड शोल्डर जैसा प्रॉब्लम देखने को मिल पाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर मसल्स के अंदर इम्बैलेंसमेंट आ गया तो उसके वजह से भी हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, इलनेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक करने का तरीका क्या है? सीधी बात है, आप आगे आ चुके हो, ऐसे एक्सरसाइज करना जिससे आप पीछे हो जाओ। तो आप पुलअप्स कर सकते हो, वॉल स्ट्रेचिंग कर सकते हो, चेस्ट स्ट्रेचिंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, योगा रोप लेना है और उससे आपको पूरा ऐसा खींचना। योगा रोप जो रहती है ना, वो इलास्टिक रहती है, है ना? जब उसको आप खींचोगे ना ऐसा तो ताकत लगेगा, क्या बात है, क्योंकि वैसे आपके शोल्डर आ गए, तो वो रोप से जब खींचोगे ना तो आपके शोल्डर पीछे हो जाएंगे। या आप फ्लाइज एक्सरसाइज कर सकते हो, रिवर्स फ्लाइज, है ना? चक्रासन कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो, इसके थ्रू भी आप लोग ठीक हो जाओगे, क्योंकि चक्रासन और धनुरासन में आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है एक किस्म से। आई होप क्लियर है। तो ये चीज याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। काइफोसिस और शोल्डर, राउंड शोल्डर के अंदर, राउंड शोल्डर में स्पाइन लाइन का दिक्कत नहीं है, सिर्फ शोल्डर आगे की तरफ आ गए। काइफोसिस में स्पाइन का कर्वेचर हो गया था, ठीक है? अगली बात करी जाए फ्लैट फुट, जो अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखे होंगे। फ्लैट फुट होता क्या? देखो नई नवेली दुल्हन आई है ना, वो बर्तन है, उसके अंदर लाल कलर का कुछ मतलब क्रेयॉन्स के कलर, क्रेयॉन्स नहीं वाटर कलर रहते हैं, जो भी रहता है, तो उसमें फिर छप छप करते हुए नई दुल्हन जाती है। तो नई दुल्हन का आप चेक कर सकते हो कि उसको क्या फ्लैट फुट है या नॉर्मल फुट है। अगर उसके छप छप कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, देखो अगर उसके जो छप छप है कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। पैरों के जो निशान है, अगर वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं जहां पे हल्का सा कर्वेचर दिख रहा है, तो समझ जाना है कि आपकी भाभी या चाची, नानी ताई, नानी ताई नहीं, मतलब समझ गए ना, आपसे बड़े जो भी जिनकी शादी हो रही,
अगर उनकी बीवी का फीट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब समझ जाना है नॉर्मल है। और अगर उनका फीट में एक कर्वेचर नहीं दिख रहा है और सीधा ऐसा आते हुए छप छप दिख रहा है, तो समझ जाइएगा दोस्तों उनको फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम है। आप बोलोगे ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो नॉर्मल इंसान है ना, उनके पैरों में हल्का सा कर्वेचर होता है। अगर आप पैर रखते भी हो तो आप चेक करोगे कि हल्का सा कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा। ये कर्वेचर क्यों यूज हो रहा है, क्या काम आ रहा है, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों बनाया बॉडी का स्ट्रक्चर? तो याद रखना, हर कार के अंदर या हर व्हीकल के अंदर आप लोग को सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। कार के सस्पेंशन आप लोग को धक्का लगाने से बचाते हैं ना, झटके कम लगते हैं उसके वजह से, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सस्पेंशन। सेम ऐसे हमारी बॉडी के अंदर ये जो लेग में यहाँ पे जो कर्वेचर है ना, ये किस्म का सस्पेंशन के तौर पर एक्ट करता है। इसमें अगर आप ऐसा कूद कर वापस भी आओगे ना, तो ये सस्पेंशन की तरह एक्ट करेगा और आपके पैरों की जो बोन्स है उसमें स्ट्रेस देने का काम कम करेगा। लेकिन सोचो अगर ये सस्पेंशन ही हट जाए, कार में सस्पेंशन ना रहे, तो क्या धाड़ा धूड़ इधर उधर फिका रहे हो आप लोग। सेम ऐसी चीज अगर ये फ्लैट रहे एकदम प्रॉपर, तो होगा क्या? अब मोटा इंसान ऐसा कूदेगा तो लगा मां पैर दुखने लग गया। क्यों 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 क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ, हड्डी हड्डी में फ्रैक्चर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो। तो फ्लैट फुट वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि उनका फीट जो है ना पूरा फ्लैट आप लोग को होते हुए देखने को मिलता है। अब ये फ्लैट फुट क्या है दोस्तों? तो इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है फॉलन आर्च दोस्तों। इसके अलावा याद रखना, इसमें किसी भी टाइप का जो नेचुरल कर्व है वो एग्जिस्ट होते हुए देखने को मिलता ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कई बार क्या होता है ना, अच्छे शूज आते हैं जिसमें सोल ओल बढ़िया रहता है, तो अगर आप अच्छे क्वालिटी के शूज वगैरह पहनोगे ना तो फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि बेबी को इम्प्रेस करना है, तो मैं तो नाइकी जॉर्डन एयर 149 खरीदूंगा जो कि 89,000 का है, और स्कूटी पिंक कलर की पेप से आऊंगा उसको लेकर आने के लिए, जिसमें कि 3 लोग को ट्रिपल करके लाया था मैंने, 2 को वहीं उतारा, तीसरे को साथ उसको बैठा के लेकर गया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब ये होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो कई बार क्या होता है ना, आप लोग अगर इम्प्रॉपर टाइप के अगर शूज वगैरह पहन रहे हो, ठीक है ना, लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में आप लोगों ने नाइकी एयर जॉर्डन 69 ले लिया है ना, 69,000 का, लोगों को ये बोल रहे हो कि वो 69,000 का, जबकि वो 600 रुपए का आपने मार्केट से खरीदे हो। तो जो फर्स्ट कॉपी शूज रहते हैं उसके सोल अच्छे नहीं रहते, वो आपको पैरों में तकलीफ देते हैं और आप लोग को फ्लैट फुट जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए किसी को इंप्रेस मत करो, क्योंकि उसको भी पता है कि आप स्कूटी पेप से आए, वो भी पिंक कलर की, जिसमें आपने ट्रिपलिंग करके आए हो उससे मिलने के लिए, और आप उसको क्या इंप्रेस कर रहे हो कि आपने 80,000 का शूज पहने हो। शर्म करो, है ना, प्यार मोहब्बत करो यार, कनेक्शंस बनाओ ना, शूज से कुछ नहीं होता। अगर इसके अलावा अगर मैं ध्यान दूं तो आप लोग को ये हेरिडिटी पॉइंट से भी हो सकता है, और सबसे ज्यादा जो मोटे लोग रहते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप क्लियर है। इसके अलावा ठीक करने का रेमेडी क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। लाइक आप लोग हील के बल पे या टो के बल पे चलिए, रोप स्किपिंग कर सकते हो, उसके थ्रू भी ये ठीक हो सकता है। या फिर अगर आप क्या कर सकते हो कि लाइक आप क्या करो, देखो ये बड़ा खतरनाक है, मतलब खतरनाक तो नहीं, एक ग्लास लो और मार्बल्स, कंचे, आपको क्या करना है, पैरों से, ये पैर है ना इन पैरों से इनको उठाना है और इसके अंदर डालना है, ग्लास के अंदर। तो अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसा करोगे 10-15 मार्बल के साथ, तो वो फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाएगा। आई होप क्लियर है दोस्तों यहाँ तक के। तो ये फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए 2-3 और काव स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो, या फिर आप पुलिंग टू कर सकते हो दोस्तों, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बॉल लो और बॉल को ऐसे करने की कोशिश करो पैर से, हील रेज वगैरह आप लोग, या काव रेज करने की कोशिश करो, तो भी आप लोग ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों जो भी अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग के लिए लेकर आए, प्लीज इसको अटेम्प्ट करिएगा जरा जल्दी जल्दी। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, इन सबका प्रॉपर आंसर आप लोगों को मेरे बुक के अंदर मिल जाएगा, जल्दी से जाइए देखिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ मिल रहे हैं। तो इस सभी के सभी क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आए दोस्तों, इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोग को मेरे इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो अभी जाए और प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखो थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ो क्वेश्चंस लगाओ, चीजें याद रहेगी, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, ये रहे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको भी आप लोग देख लेना मेरी बुक के अंदर से, ये मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हुए आए हैं, तो प्रैक्टिस बुक के अंदर से कर लेना। ये सभी के सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए लेकर आया, प्लीज 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 प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग के लिए बहुत हेल्प होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो रहने वाला है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर कैसे देखने को मिल रहा है, आप लोग को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो आप सभी लोग जानते हो यार, वुमेन्स को अगर मैं एंशियंट सिविलाइजेशन से अगर बात करते हुए चलूं, तो एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम से
वुमेन को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया है। कभी उनको ये नहीं समझा गया कि वो मेन के बराबर है। जो मेन कर सकते हैं वो वुमेन नहीं कर सकती। वुमेन का काम सिर्फ और सिर्फ घर तक के सीमित है, वो घर के अंदर ही रहे और वो खाना पकाए और बस मेन की सेवा करे। तो आप खुद सोच के देखो, क्या एंशियंट टाइम पे वुमेन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर भी पाती थी? बिल्कुल भी नहीं। एंशियंट ओलंपिक जो कि हुआ था दोस्तों 776 बीसी के अंदर, उस टाइम पे एंशियंट ओलंपिक के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला था। अभी एंशियंट ओलंपिक कहां हुआ था? तो ग्रीस में हुआ था दोस्तों, ओलंपिया में। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन आप लोग को देखने को नहीं मिला था। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है दोस्तों, गॉडेस हेरा के नाम पे या उनकी याद पे या उनको डेडिकेट करते हुए दोस्तों, उस टाइम में एक एथलेटिक फेस्टिवल हुआ करता था सिर्फ और सिर्फ वुमेन का दोस्तों। उसका नाम था हिरान गेम्स। वैसे ये इतना ज्यादा आपको आपकी बुक्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे दे दिया। बस आप इतना याद रखो, 776 बीसी के अंदर जो एंशियंट ओलंपिक हुआ था उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला था। फिर कई सदियों बाद वापस से ओलंपिक स्टार्ट होता है मॉडर्न ओलंपिक के फॉर्म में। तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार भाई, अब तो मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, दुनिया बदल चुकी है, अब वुमेन्स को भी इक्वल स्टेटस दिया जाने लग गया हुआ। नहीं मेरे भाई, 1896 में जब फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ था एथेन ग्रीस में दोस्तों, वहां पे भी किसी भी टाइप से वुमेन का पार्टिसिपेशन आप लोग को देखने को नहीं मिला था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम 1900 का दोस्तों। इस टाइम हुआ था पेरिस ओलंपिक। जितने टोटल एथलीट थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2.2% ऑफ द एथलीट जो थी वो सिर्फ वुमेन पार्टिसिपेशन था। आप कहोगे इतना कम था, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टार्ट तो हुआ स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर। इसके बाद वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, लाइक 1928 के अंदर एम्स्टर्डम के अंदर हुआ था ओलंपिक दोस्तों। तो इस दौरान दोस्तों वुमेन्स के लिए ट्रैक और फील्ड इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करे गए थे, वो भी फर्स्ट टाइम। और कई सारे ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट थे जो वुमेन्स के लिए उस टाइम पे बैन थे, लेकिन बाद में 1960 के आसपास में ये बैन को हटा दिया गया था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, देख रहे होंगे आप लोग अच्छे से, तो धीरे धीरे करके वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया। धीरे धीरे अब पूरा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन था दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स दोस्तों, इन चीजों को हटा दिया गया कि वुमेन को भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए मैन जैसा हर एक फील्ड के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कोई भी फील्ड। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन वुमेन के अंदर भी बढ़ना स्टार्ट हुआ दोस्तों। फिर दोस्तों आता है एक टाइम 1984। तो इस टाइम पे हमेशा याद रखना दोस्तों, फर्स्ट टाइम ओलंपिक के अंदर वुमेन की मैराथन हुई थी। उसमें से जीतने वाले का नाम था जोन बिनोय। याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है। इसके बाद दोस्तों टाइम आता है 2001 का, जहां पे धीरे धीरे करके वुमेन का पार्टिसिपेशन, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन आप लोग को स्पोर्ट्स के अंदर बढ़ते हुए देखने को मिलने लग गया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो। तो वही चीज में जो आप लोग को समझाया ना कि लाइक टिल 19th सेंचुरी तक के इंडिया के अंदर भी वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर ना के बराबर आप लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर आता है सोशल चेंजेस। अब ये सोशल चेंजेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप लोग को देखने को मिलता है। और धीरे धीरे करके वुमेन का पार्टिसिपेशन भी अलाउ करना स्टार्ट कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों टाइम आता है फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन इंडियन वुमेन का ओलंपिक के अंदर, वो भी 1952 के अंदर। कई बार ये एग्जाम में आता है, ये बेसिक डेटा है, मालूम होना चाहिए। साथ में दोस्तों याद रखना आप लोग को, जो पीटी उषा जी है, इन्होंने 1984 ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी थी और बस जीतते जीतते रह गई थी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल, वो भी जस्ट 0.01 सेकंड से। इसके बाद दोस्तों वो टाइम आता है जिसने पूरा इतिहास बदल के रख दिया। कर्णम मल्लेश्वरी जी, इन्होंने ओलंपिक का मेडल जीत ली दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल 2000 के अंदर, बन गई फर्स्ट इंडियन वुमन पार्टिसिपेंट जिन्होंने एक मेडल जीता था ओलंपिक के अंदर। इसके बाद सानिया नेहवाल हो गई, मैरी कॉम हो गए, इन सभी लोगों ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीते थे दोस्तों 2012 के लंदन ओलंपिक के अंदर। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीती थी दोस्तों 2016 रियो ओलंपिक के अंदर, और ब्रॉन्ज मेडल 2020 में जीती थी और बन गई थी दोस्तों एक ऐसी फीमेल एथलीट जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल लगातार जीता है। इसके बाद आती है मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी, लवीना जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती थी दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा कुछ और ऐसे फेमस एथलीट्स है दोस्तों वुमेन्स कैटेगरी के अंदर, आप चाहो तो एक बार उनका नाम देख सकते हो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज क्रिकेट में फेमस है, कृष्णा पुनिया, तेजस्विनी सावंत, तानिया सचदेव, अंकिता दास,
गरिमा चौधरी, सीमा आंतिल और ऐसे ढेर सारे आप लोग को फेमस एथलीट्स मिल जाएंगी वुमेन कैटेगरी के अंदर, जो हमारे देश की जो महिलाएं उनको कहीं ना कहीं यार इंकरेज करती है कि यार हमें भी घर पे नहीं रहना चाहिए, हमें भी आना चाहिए स्पोर्ट्स की फील्ड में और अपने देश का नाम बढ़ाना चाहिए, साथ में खुद का नाम को भी और ज्यादा बेटर करना चाहिए। तो यार दोस्तों अब हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया भी पीछे रह गया है। इंडिया भी आज के टाइम में देखा जाए तो इंडियन वुमेन्स ग्लोबली हर जगह छाई हुई है, हर एक डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स के अंदर और कंधे से कंधे मिलाते हुए मेन के साथ compete कर रही है। अब ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है? इसलिए हो पा रही है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इंकरेजमेंट मिल रहा है। अगर हम ही इंकरेज नहीं करेंगे, हम ही जाके उनके मैचेस नहीं देखेंगे, तो आप खुद सोचो यार, क्या उन्हें मोटिवेशन मिलेगा? क्या उनके लिए फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे? हम वर्ल्ड कप देखने चल जाते हैं मैन कैटेगरी के लिए, वुमेन कैटेगरी के लिए भी जाओ, वुमेन कैटेगरी के अंदर स्पेक्टेटर्स आएंगे, लोगों का इंटरेस्ट आएगा, तो वहां पे होगा ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, इकोनॉमिक हब बनेगा और वुमेन कैटेगरी में और ज्यादा मैं कह सकता हूं फेमस होना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ फोटोज हैं, इंपॉर्टेंट फोटोज, एक बार पॉज करें, इन सबको पढ़ लेना। ये सभी के सभी फेमस एथलीट्स दोस्तों जो इंडिया के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करी है वर्ल्ड लेवल में। अब चलिए बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो ये है कि यार मैन की तरह वुमेन को इक्वल राइट क्यों नहीं मिल पाया, क्यों प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिल पाया वुमेन्स का स्पोर्ट्स के अंदर। तो उसके पीछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि इंडिया के अंदर आप लोग को स्पेशली देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, और सोशल एटीट्यूड। लोगों को यार मतलब चुभने लग जाता है कि औरतें तो घर के अंदर रहने के लिए, ये लोग क्यों बाहर जा रही है। वही चीज दोस्तों पेरेंट्स भी ना इंकरेज नहीं करते, उनको लगता है कि यार बेटियां घर के बाहर जाएगी, खेलेगी कूदेगी, लोग क्या बोलेंगे। इसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है ना, वो बहुत ही घटिया सोसाइटी है। हमारे यहाँ फैमिली अगर सपोर्ट भी कर रही है तो आस पड़ोस के लोग हमें खा जाएंगे कि यार औरतें कैसे खेलने जा रही है। 3 पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है, इंस्पिरेशन ना के बराबर रहती है लोगों के पास, और मैक्सिमम टाइम वुमेन्स ही दूसरे वुमेन को घिसती है कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम औरत हो, तुम ये सब खेलोगे, तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, शोभा देता है क्या। सेम ऐसे गवर्नमेंट्स ने भी इनिशिएटिव ना कभी प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स वुमेन कैटेगरी के अंदर, वुमेन स्पोर्ट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिया है। और सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, तो सीधी बात है हर चीज में मेन को यहाँ पे हमेशा आगे रखा जाता है हर कैटेगरी के अंदर, कि उनके लिए सारी चीजें हो। वुमेन कोचेस भी बहुत कम है। अगर आप लोग एथलीट हो, अच्छे एथलीट बनना चाहते हो, तो आपको ना वुमेन कोचेस नहीं मिल पाते। कई पेरेंट्स ना सिर्फ वुमेन कोचेस प्रेफर करते हैं, वहां मेल कोच अगर मिल जाएगा तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, कॉम्पिटिशन ना के बराबर है, इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, मीडिया कवरेज नहीं होता है ढंग से, इंसेंटिव या प्रॉपर करियर ऑप्शन नहीं है कि वुमेन्स आके पार्टिसिपेट करे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाए। इसके अलावा अगर बात करी जाए दोस्तों, वुमेन्स अगर स्पोर्ट्स के अंदर आती, जरूरी नहीं है कि वो लोग एकदम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक, मैं सिंपल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। अगर वुमेन्स स्पोर्ट्स खेले करे तो उनकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को मेजर 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फिजिकल बेनिफिट, उनकी लाइफस्टाइल सही होगी। कई बार क्या होता है ना, शादी होने के बाद जो बहुरानियां रहती है उनको घर के अंदर ही रखा जाता है, पूरे काम कराए जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि शादी होने के बाद तो तुम मोटी हो जाओगी। मोटी इसलिए होगी कि तुम उनको रात दिन घर के अंदर रख रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा रहे, तो सीधी बात है वेट मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा। अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेगी तो उनका वेट मैनेजमेंट सही तरीके से हो पाएगा, फिजिकल फिटनेस उनके अंदर स्ट्रांग हो जाएगी, बोन्स स्ट्रांग रहेगी, मसल स्ट्रांग रहेगी दोस्तों, उनकी एजिंग डिले हो जाएगी, डिफरेंट टाइप की डिजीजेस से दूर रहेंगे दोस्तों, वो मसल स्ट्रेंथ उनके अंदर बढ़ जाएगी, मसल की फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी। साथ में दोस्तों साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी उनको देखने को मिलते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप के जितने भी स्ट्रेस रहते हैं दोस्तों, वुमेन की जिंदगी के अंदर तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो वो रिलीफ होगा दोस्तों। साथ में उनका मूड अच्छा रहेगा दोस्तों, मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी रहेगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्रेशन से हमेशा दूर रहेंगी, अपनी खुद की सेल्फ एस्टीम बना सकती है, सेल्फ इमेज बना सकती है कि यार कितना अच्छा बैडमिंटन खेलती हूँ मैं, सोसाइटी में सब लोग मेरा नाम लेते तो अच्छा लगेगा आपको भी। इसके अलावा आप लोग अपनी सेल्फ इमेज बना सकते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब आप लोग क्रिकेट या फिर बैडमिंटन खेलोगे, जो भी आप लोग को अच्छा लगता है, तो लोगों के सामने ना जब अप्रिसिएशन मिलता है ना कि यार वाओ कितना अच्छा खेलते, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सोशल बेनिफिट भी मिलेगा भाई, स्पोर्ट्स खेलने जाओगे तो आजू बाजू के और डिफरेंट लोगों से मिलोगे करोगे, तो मैं कह सकता हूँ सोशल एम्पावरमेंट होगा, टीम वर्क सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होगी, साथ में नए रिलेशनशिप बनेंगे, और साथ में खुद की एक आइडेंटिटी बिल्ड आप कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो भी चीजें मैंने भी आप लोग को पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। मेरे बुक के अंदर आप लोग को प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में कई बार आता रहता है। इसका नाम है स्पेशल कंसिडरेशन। इसके अंदर आप लोग को मेनली 2 या 3 टॉपिक पढ़ना है, वो भी हम लोग एक एक करके देखेंगे जो सिलेबस के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे भैया स्पेशल कंसिडरेशन क्या बला है, तो देखो एक चीज समझो, वुमेन की जिंदगी ना मैन की तरह नॉर्मल नहीं। वुमेन्स को डिफरेंट टाइप के हार्मोनल चेंजेस से हर दिन गुजरना पड़ता है।
अब ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल चेंजेस नहीं होते दोस्तों, उनकी जिंदगी के अंदर उन्हें फिजिकल चेंजेस और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। अगर मैन की कंपेयर में अगर वुमेन को देखो दोस्तों, तो मैन की जिंदगी एकदम सॉर्टेड है। वुमेन के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। वुमेन को हर महीने ब्लीडिंग होती है, उसे कहते हैं पीरियड्स, जो मैन के अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। और ये जो पीरियड्स है इसमें होती है ब्लीडिंग, जो उनकी पूरी की पूरी बॉडी के फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्हें चिड़चिड़ा बना देती है, उन्हें कमजोर बना देती है और उनकी पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज भी करके रख देती है। और स्पेशली प्यूबर्टी और चाइल्डहुड के टाइम पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है इसकी वजह से हेल्थ में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर स्पोर्ट्स एथलीट है कोई वुमन, तो उनकी फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हिंडर होती है। तो इन्हीं चीजों का ख्याल रखना आप लोगों को दिखाया जाएगा स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर। अब ये स्पेशल कंसिडरेशन क्या है? एक किस्म से एक्स्ट्रा केयर, या फिर मैं कह सकता हूं एक्स्ट्रा केयर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना है उन फीमेल एथलीट्स को जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस से गुजरती है इस पीरियड्स के टाइम पे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग को देखना है दोस्तों वो है मिनार। मिनार क्या होता है? बेसिक सा 1 नंबर में आपको पूछा जाता है जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है, मतलब मैं कह सकता हूं जब प्यूबर्टी हिट होती है वुमन की जिंदगी के अंदर और फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं, उसे कहा जाता है दोस्तों मिनार। अब पीरियड्स कब से कब स्टार्ट हो सकते हैं? तो डिफर कर सकता है, लाइक 12 ईयर से लेकर 16 ईयर तक के। अब आप कहोगे कि भैया ऐसा डिफर क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकल फैक्टर, लाइफस्टाइल और साथ ही साथ जो एनवायरमेंट है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अब प्यूबर्टी हिट होती है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि वुमन की जिंदगी में सिर्फ पीरियड्स ही आ रहे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है और साथ में दोस्तों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को लिखना है इस 1 नंबर के टॉपिक के अंदर। छोटा सा टॉपिक, आई होप आप लोग उसको अच्छे से लिख लोगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, वो है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। अब ये क्या चीज है भाई? तो सीधी बात है, जो पीरियड्स का टाइम पीरियड है ना उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, जब वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप बोलोगे भैया क्या इसका प्रोसीजर हमें जानना है, क्या ये एग्जामिनेशन में आता है? तो सीधा सिंपल सा है कि लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओव्यूलेशन शुरू होता है, एग प्रोड्यूस होता है। अगर वो फर्टिलाइज ना हो पाए तो फिर वो बर्स्ट हो जाता है और ब्लीडिंग के तौर पे बाहर निकल जाता है किस्म से। एकदम सिंपल वे में समझाया हूं। अभी बर्स्ट होकर जब ब्लीडिंग के तौर पे बाहर निकल रहा है तो आसानी से नहीं निकलता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है और ये पेन हर महीने वुमन को फेस करना पड़ता है। चलो अब अगले टॉपिक को देखते दोस्तों, वो है आप लोग का मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन। अब ये क्या चीज है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है ना, जैसे देखो नॉर्मल वुमन की जिंदगी में ऐसा है कि यार चलो हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है 1 महीने का गैप हो गया, 2 महीने का गैप हो गया, या फिर 30 डेज से ज्यादा का है, मतलब कुछ भी टाइप का अजीब और गरीब टाइप का आप लोग को इररेगुलर पीरियड्स के साइकिल्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन। जहां पे ब्लीडिंग जो है वो प्रॉपर या रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिलती है, तब आप लोग को मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपर मैं कह सकता हूं कि पीरियड्स नहीं आ रहे, तो डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस वजह से होगा क्या, फेशियल हेयर्स होने लग जाएंगे, एक्ने जैसा प्रॉब्लम होने लग जाएगा, बॉडी एक जैसा प्रॉब्लम होने लग जाएगा, वुमन की जिंदगी एकदम चिड़चिड़ी सी हो जाएगी, इमोशंस एकदम खतरनाक तरीके से चेंज होते रहेंगे और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी उनकी जिंदगी के अंदर आएंगे इस चक्कर में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है आप लोग का कि टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें जो सबसे पहला आप लोग को देखने को मिल रहा है वो है प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम। क्या चीज है इसको एक बार देख लेते हैं कि लाइक पीरियड्स आने से पहले जो एक किस्म से लाइक फिजिकल या इमोशनल प्रॉब्लम्स फेस करती है ना वुमन, वो कहलाता है दोस्तों ये आप लोग का प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम। लाइक मूड स्विंग होना, इरिटेशन होना, हेडेक होना, ये सारी चीजें इस दौरान पे देखने को मिलती है। इसके बाद होता है दोस्तों एमेनोरा, जो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसको अभी स्किप कर लेते हैं आप। इसके बाद देखते हैं प्राइमरी एमेनोरा और सेकेंडरी एमेनोरा। प्राइमरी एमेनोरा क्या होता है कि लाइक प्यूबर्टी के बाद भी पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, उस कैटेगरी को कहते हैं प्राइमरी एमेनोरा। सेकेंडरी एमेनोरा क्या होता है कि लाइक पहले के टाइम पे तो वुमन की जिंदगी के अंदर पीरियड्स टाइम पे आ रहे थे, उसके बाद क्या होने लग गया, 2 से 3 महीने का गैप होने लग गया, प्रॉब्लम्स होने लग गए, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरा। अगला होता है दोस्तों वो है आप लोग का डेमनोरा करके, ठीक है ना। ये क्या है किस्म से कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा क्रैम्प आना, बहुत ज्यादा पेन होना, ये कैटेगरी उसके अंदर आती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोग का मेनोरिगिया। मैं ये कह सकता हूँ कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक के बहुत हैवी ब्लीडिंग होना इस कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों पॉलीएमेनोरा, मतलब कि पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी बार बार आ जाना, जल्दी मतलब शॉर्ट टाइम के अंदर ही पीरियड्स आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है आप लोग का दोस्तों ओलिगोमेनोरा। ये क्या कहलाता है बेसिकली कि लाइक आपके जो पीरियड्स है बहुत लेट आ रहे हैं,
अब लेट से क्या मतलब है, तो 35 डेज के गैप में आप लोग को पीरियड्स आते हुए देखने को मिलेंगे इस कैटेगरी के अंदर। और लास्ट में आप लोग को देखने को मिलता है दोस्तों मीट्रोगिया। इसका मतलब क्या होता है कि पीरियड्स मिस हो गए, डिले हो गए। सिंपल वे में कहूं तो इरेगुलर या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, मतलब एक्सपेक्टेड डेज से भी पहले आप लोग को ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलती है। तो मैं काम करूंगा इजीली एक ट्रिक के तौर पे आप लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, इसको पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट वे में लिख दिया हूं कि किस तरीके से किसको याद करना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो आप लोग का ये रहने वाला है कि लाइक स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन क्या पीरियड्स के दौरान पे करना चाहिए वुमन को। पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि लाइक अगर आप मेंस्ट्रुएशनल पीरियड के टाइम पे या फिर नॉर्मल मैं कह सकता हूँ ब्लीडिंग वाले टाइम पे अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फिजिकल स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप लोग को ऐसा माना जाता था कि नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। इस टाइम पे कोशिश करो कि आप लोग रेस्ट करो, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो ये नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं आपकी हेल्थ के अंदर। लेकिन अब माना जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। आज के टाइम में जो रीसेंट स्टडीज निकल के आई दोस्तों, उसमें ये पता चला कि जो पीरियड्स का टाइम है ये वुमेन के स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट ये माना गया है कि अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो ये कहीं ना कहीं जो पेन होता है पीरियड्स के दौरान उसको ये कम करने का काम करता है और पीरियड्स को टाइम पे लाने का भी ये काम करता है। ऐसे आपको हजारों एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जहां पे पीरियड्स के टाइम पे वुमेन एथलीट ने पार्टिसिपेट करी है स्पोर्ट्स के अंदर और अपना परफॉर्मेंस लेवल बेस्ट शो करी है। अब आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो भैया, कई ऐसे लोग रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कई ऐसे लोग रहते हैं जिनको पेन और कैम आप लोग को इस दौरान पे देखने को मिलता है, तो उनको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन इनकी कैटेगरी काफी कम है और ये सभी चीजें तभी फेस होती है उन लोगों को जब उनकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी देखने को मिलती है। अगर वो कम रहेगा तो सीधी बात है क्रैम्प ज्यादा होगा, दर्द होगा, खेलने मिलने का दिल नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल बॉडी के अंदर दिक्कतें आएगी, इमोशनली आउटबर्स्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है फीमेल एथलीट राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर 3 टॉपिक है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इसको बाद में देखेंगे, और तीसरा आप लोग का ईटिंग डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर फीमेल एथलीट ट्राइड क्या होता है। तो दोस्तों ये किस्म का सिंड्रोम है, ये मैं कह सकता हूं ग्रुप ऑफ हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि फीमेल की जिंदगी में देखने को मिलता ही मिलता है। और मैं ये कह सकता हूं कि वुमेन्स को इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहिए। अब ये कौन कौन सी कैटेगरी आती है इसके अंदर, कौन कौन से सिंड्रोम है, तो सबसे पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा है दोस्तों एमेनोरा, और तीसरा होता है दोस्तों ईटिंग डिसऑर्डर। ये जितने भी ट्राइड्स है दोस्तों ये सभी के सभी सीरियस डिसऑर्डर्स है दोस्तों, जो उनकी लाइफ टाइम तक के साथ रहते हैं अगर वो ध्यान ना दे तो। इसके अलावा एक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को बता देता हूं कि अगर फीमेल का बॉडी फैट 8% से कम हो जाए तो फिर उस टाइम पे ना जो पीरियड्स है उसके अंदर इरेगुलरिटीज देखने को मिल सकती है। अब आप कहोगे कि भाई ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है, ये फीमेल एथलीट ट्राइड है क्या? तो ये किस्म का ना इंडिकेटर है वुमेन के हेल्थ कंडीशन के लिए। ये बताता है कि क्या उनको किसी भी टाइप का कोई हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं है। और अगर ये ट्राइड्स उनकी जिंदगी में आ चुके हैं तो याद रखना दोस्तों लाइफ लॉन्ग तक के वो एक नेगेटिव इंपैक्ट देंगे उनकी लाइफ के अंदर। ये चीज मालूम होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फीमेल एथलीट ट्राइड के अंदर कुछ क्या चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, लो एनर्जी अवेबिलिटी, या मैं कह सकता हूँ पीरियड्स में इरेगुलरिटीज या बोन डेंसिटी का कम होना, यही चीजें आप लोग को देखना है इसके अंदर। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि स्कूल्स के अंदर जो वुमेन्स पढ़ रही है दोस्तों, स्पेशली एथलीट जो पढ़ रही है, उन्हें फीमेल एथलीट ट्राइड जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है 78%। और जितनी भी नॉन एथलीट कैटेगरी के फीमेल्स है दोस्तों उनको भी 65% तक के प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। तो एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ये है क्या? तो ये एक ऐसे टाइप की बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है दोस्तों जहां पे आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है, या मैं कह सकता हूं स्पेशली जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। ये एक हेल्दी बोन का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इस तरीके से डॉट डॉट के फॉर्म में देखने को मिलता है। अगर ये डॉट डॉट बड़े हो जाए और हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बना ले कुछ इस तरीके से, तब ये कहलाएगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसा प्रॉब्लम होगा। आपको सोच के देखो, यहाँ पे बोन की डेंसिटी ज्यादा थी, यहाँ पे कम हो गई, मतलब बोन जो है और हल्की हो गई है, कमजोर हो गई है। तो हल्का सा धक्का देना या झटके देने की वजह से उनकी हड्डी टूट सकती है ना, तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। और अगर किसी स्पोर्ट्स एथलीट को ये हो गया, सोचो बैडमिंटन खेल रही है, बैडमिंटन में कितने तेजी से इधर से उधर आपको मूवमेंट करना रहता है, गलती से आपका थोड़ा बहुत भी बॉडी का स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो हो सकता है कि बोन्स के अंदर फ्रैक्चर आ जाए और एंटायर जो करियर है स्पोर्ट्स में उनका वो पूरा बर्बाद हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम के चक्कर में। अब आखिर क्या कॉजेज होते हैं दोस्तों? तो याद रखना लो एस्ट्रोजन की वजह से प्रॉब्लम होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम होता है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम होता है,
कई बार वुमन ना एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करती, उसकी वजह से होता है। कई वुमन को अगर थायराइड हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कई वुमन अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कंज्यूम करती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कैसे बचना चाहिए? कैल्शियम रिच डाइट आपको कंज्यूम करना चाहिए। अपनी डाइट के अंदर विटामिन डी के इंटेक को बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा। रेगुलर वेट ट्रेनिंग करने की कोशिश करें दोस्तों। इसके साथ साथ अवॉइड करो स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजम्पशन। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो और मेंटेन करो एक हेल्दी वेट, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, इसके अलावा बाकी सारी प्रॉब्लम से भी आपको बचाएगा। और कंटिन्यूअसली वुमेन्स को ना बोन डेंसिटी टेस्ट कराते रहना चाहिए। इसका नाम है डेक्सा स्कैन। इससे एटलीस्ट पता तो चलेगा बोन डेंसिटी कैसी है उनकी। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो है एमेनोरा। एमेनोरा क्या होता है समझना ध्यान से। मान लो कोई एक फीमेल एथलीट है, वो कर क्या रही है? कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रही है, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रही है। मतलब जितना कैलोरी इनटेक होना चाहिए उससे ज्यादा वो कैलोरी को बर्न कर दे रही है। तो जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करोगे और खाओगे पियोगे नहीं अच्छे से, तो उस टाइम पे बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आ जाती है। मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन मतलब पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आना। एमेनोरा मतलब जब एक्सेसिव एक्सरसाइज आपने करे जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हुए और तब जाके आप लोग के पीरियड्स इरेगुलर हो गए। ऐसी कंडीशन को कहते हैं दोस्तों एमेनोरा। ये भी आपको दो टाइप के देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं, प्राइमरी एमेनोरा और सेकेंडरी एमेनोरा। एक बार लगे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लो। अब क्या कॉजेज होते हैं दोस्तों इनके, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। एक्सट्रीम वेट लॉस होना, इसकी वजह से भी आप लोग को एमेनोरा जैसा प्रॉब्लम फेस होता है। ओबेसिटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। इस वजह से आपके घर में ना मम्मी पापा वगैरह या फिर आपकी दादी नानी वगैरह मना करती होंगी लड़कियों को कि तुम एक्सरसाइज मत करो। अगर बहुत ज्यादा करेगी तब जाके ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो कह इसलिए रही कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज ना आ जाए। अगर आप नॉर्मल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा आप लोग का जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है वो अच्छा रहेगा। अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है दोस्तों, या फिर मेनोपॉज का प्रॉब्लम आ गया, मेनोपॉज मतलब एक ऐसी नेचुरल कंडीशन जहां पे पीरियड्स ना फिर रुक जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पे भी ये देखने को मिल सकता है। कैसे इससे बचना चाहिए? हेल्दी डाइट कंज्यूम करना है, बॉडी को हेल्दी वेट के अंदर रखना है, साथ में दोस्तों एक्सरसाइज आप लोग को एक मॉडरेशन के साथ करते रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना और स्पेशली अपना रेगुलर हेल्थ चेक कराते रहना है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है? कई बार क्या होता है ना, लड़कियों को बड़े चोचले रहते हैं ये वाली चीज का। यार उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम लोग ना मोटे हो रहे हैं या बॉडी स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो वो लोग किसी भी टाइप से अजीबोगरीब स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैलोरी को इनटेक करना स्टार्ट करती है। कई लड़कों को देखे होंगे ना कि अरे मैं तो सिर्फ सुबह खाती हूँ, दिन भर भूखी रहती हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ, नमस्कार। तो एक चीज याद रखो, इसकी वजह से तुम्हें हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि आप लोग की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को पूरा बर्बाद कर देगा। और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। स्पेशली कई ऐसे एथलीट्स रहती है दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि यार 50 की कैटेगरी में खेलना है, तो जानबूझ के अपने डाइट के अंदर छेड़खानी करना, जिससे कि उनका जो वेट कैटेगरी 60 थी उसको 50 में लेकर आ रही है और एकदम जल्दी से लेकर आ रही है, जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि यार फैट वाली चीजें कंज्यूम मत करो, जो कि फैट सच में उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार वो लोग स्टार्विंग करना शुरू कर देती है। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग को ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर मेनली आप लोग को दो कैटेगरी देखने को मिलती है। इन दोनों कैटेगरी को आप लोग को जानना है। सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक ऐसे टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर जहां पे और लड़कियों को ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई। मतलब मान लो किसी एक दिन लड़की उठी है, उसको लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई यार, अब से मैं खाना पीना त्याग दूंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, सुबह नहीं खाऊंगी, रात को नहीं खाऊंगी, शाम को नहीं खाऊंगी, या जो भी खाऊंगी तो एक ही टाइम खाऊंगी। ऐसे टाइप का प्रॉब्लम जो है ना वो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर आता है, जहां पे वुमन को डर रहता है कि वो कहीं ना कहीं मोटी ना हो जाए और सिर्फ अपने वेट कैटेगरी को अंडर कैटेगरी में रखने के लिए ऐसी हरकत वो लोग करती है। स्टार्विंग करना शुरू कर देती है, फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाती है। अगली कैटेगरी दोस्तों वो है बुलिमिया नर्वोसा। एक ऐसे टाइप का फीमेल एथलीट डिसऑर्डर है ईटिंग का कि उन्हें ना दिल भी हो रहा है गुलाब जामुन खाने का, लेकिन खाना नहीं, कहीं वो मोटा ना कर दे, तो गुलाब जामुन खाया और फिर उल्टी करके मतलब वॉमिटिंग करके बाहर निकाल दिए। ऐसी टाइप की जो कैटेगरी है वो आती है बुलिमिया नर्वोसा के अंदर। ये किस्म का सीरियस ईटिंग डिसऑर्डर है दोस्तों, कहीं ना आप लोग को मतलब मार भी सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी है ये सब चीजें। ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए यार। प्रॉपर डाइट प्लान बनाओ, स्ट्रक्चर के साथ उसको फॉलो करो और धीरे धीरे यार स्लो ग्रोथ के साथ अपनी बॉडी को चेंज करने की कोशिश करो। ये जल्दी के चक्कर में, उल्टी सीधी हरकतों के चक्कर में ना आप लोग की लाइफ के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो सकता है। तो चलिए भाई, जो भी आज हम लोगों ने पढ़े उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्लीज इसको एक बार सॉल्व करो जल्दी जल्दी। इन सब के प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोग को बुक के अंदर मिल जाएंगे और साथ में भाई प्रीवियस ईयर के और हॉट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिया हूं जो मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक के रिगार्डिंग आ रहे हैं। इसके भी सॉल्यूशंस आप लोगों को मेरे इस बुक के अंदर है, बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डिस्काउंट लेंगे दोस्तों, जल्दी जाओ अमेज़न के थ्रू ऑर्डर करो और आज अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो।
थोड़ा सा ये जो टॉपिक था, मैं जानता हूँ कि यार उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे, लेकिन ठीक है यार, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि नंबर यहीं से मिलता है आपको। तो प्लीज यार थोड़ा कोशिश करो, पढ़ो और अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश करो और बार बार रिवीजन करो। अब समझ में आ रहा होगा पी इतना भी इजी नहीं है, बहुत सारी टेक्निकल चीज है जो आपको याद रखना है, फिर उसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप लिख कर आ सकते हो, इसलिए प्रॉपर रिवीजन करना जरूरी है। इसलिए ये सारी चीजों का रिवीजन आप लोग मेरे नोट्स के साथ कर सकते हो। नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट आता है तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में अगर आप चाहो तो मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो जकी सौदागर फिजिक्स चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास 12 के लिए प्यारा कंटेंट में यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आते रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।